नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। और इस वक्त की बड़ी खबर, देशमुख पर शरद पवार का बड़ा बयान, 100 करोड़ की वसूली की बात हास्यास्पद। देशमुख पर कल तक फैसला लेंगे, आपस में चर्चा कर लेंगे फैसला। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, सरकार पर कोई संकट नहीं। पवार का कहना है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आपस में चर्चा कर लेंगे फैसला, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, सरकार पर कोई संकट नहीं, ऐसा कहना है शरद पवार का। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आपस में चर्चा कर फैसला लेने वाले हैं और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, पर सरकार पर कोई संकट नहीं, ये कहना है पवार का। हम आपको बता दें 100 करोड़ की वसूली की बात को हास्यास्पद बताया है। और देशमुख पर शरद पवार का बड़ा बयान, 100 करोड़ की वसूली की बात हास्यास्पद। पवार ने कहा सरकार पर कोई संकट नहीं। और पवार ने कहा आपस में बातचीत कर फैसला लिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। 100 करोड़ की बात को हास्यास्पद बताया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में। शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। रेणुका, शरद पवार ने अघाड़ी सरकार को बड़ी राहत दी है। जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, विपक्ष लगातार हमलावर है। आज ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्पष्ट होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आ रहा था, किसके पास पहुंच रहा था। उन्होंने सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को निशाने पर लिया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने तो यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पूरी उस कड़ी का पता लगाया जाना चाहिए कि ये पैसा कहां कहां पहुंच रहा था। बिल्कुल, नार्को टेस्ट के साथ में इस्तीफे की भी मांग की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस्तीफे की मांग उठ रही थी और कहा जा रहा था कि दोनों को जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक के लिए इस्तीफा देना चाहिए था। ऐसे वक्त में जो शरद पवार का ये जो बयान आया है, शरद पवार का बयान बड़ा राहत भरा है। वो अघाड़ी सरकार के पितामह कहे जा सकते हैं और उन्होंने दोनों का बचाव किया। उन्होंने देशमुख का भी बचाव किया और उद्धव का भी बचाव किया। शरद पवार ने कहा कि जो परमवीर सिंह का पत्र है उसमें हस्ताक्षर नहीं है, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पैसा किसे दिया गया। और सचिन वाजे की बहाली के मामले में उन्होंने उद्धव ठाकरे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो सचिन वाजे की बहाली हुई थी वो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने की थी, उसमें उद्धव ठाकरे की कोई भूमिका नहीं थी। एक तरह से जो शरद पवार का बयान आया उसके बाद कहीं न कहीं जो अंदरूनी हलचल मची थी वो थोड़ा कम होगी और राहत मिली है, एक तरह से कहा जाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, उनके बयान से आश्वस्त किया है उन्होंने कहा है कि सरकार पर अब कोई संकट नहीं है, वो आपस में चर्चा कर फैसला लेंगे। शरद पवार ने कहा है कि आपस में चर्चा कर फैसला लेंगे, सरकार पर कोई संकट नहीं। लेकिन जिस तरह की कड़ियां जुड़ती जा रही है उसके बाद कहा जा सकता है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और जिस तरह परमवीर सिंह भी आक्रामक है और उनका कहना है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया, तो ऐसा लगता नहीं कि परमवीर सिंह भी चुप रहने वाले हैं या विपक्ष चुप रहने वाला है। तो शरद पवार के बयान से तात्कालिक राहत तो कही जा सकती है कि विपक्ष की जो धार थी, तेज आक्रामक धार थी, थोड़ा भुथरी हुई है। लेकिन विपक्ष चुप बैठ जाएगा और ये मामला दब जाएगा, ऐसा भी पूरी तरह नहीं माना जा सकता। चलिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पितामह है, कितना आश्वस्त है सरकार?
आक्रामक भूमिका में आए। पितामह, मैंने कहा कि शरद पवार जैसी बड़ी शख्सियत का और इस सरकार के पितामह है, वो सरकार गिरी थी, पूरा गठबंधन गिरा था, उद्धव ठाकरे भी निशाने पर थे, विपक्ष के अनिल देशमुख भी निशाने में थे। और ऐसे समय में जो शरद पवार का बयान आया है तो उन्होंने बचाव किया दोनों का, मुख्यमंत्री का भी बचाव किया, गृह मंत्री का भी बचाव किया है। और आज जब दिल्ली से इस पर राजनीति शुरू हुई, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार पर वार किए, तो तय ही था कि सत्ता पक्ष से भी पलटवार होना था विपक्ष के आरोपों पर। ऐसे में शरद पवार सामने आए हैं और उन्होंने मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की और सीधे राहत दी उन्होंने मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, देशमुख पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। और बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईस्ट मेदिनीपुर के एग्रा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज बंगाल के इस कोने में एग्रा की इस धरती पर आपको बताने आया हूं, 37 साल तक आपने कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने दीदी की सरकार चुनी, लेकिन इसने बंगाल का भला नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहां हर काम के लिए कट मनी देना पड़ता है, टोलबाजी हो रही है और ममता दीदी कहती है कि 500 रुपए ही तो लिए, उसमें क्या हुआ। ममता पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, जबकि पीएम मोदी बंगाल को सोनार बांग्ला। अब आपको तय करना है कि बंगाल को क्या बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों, कोई नहीं। आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों। असम के बोकाघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के लोग कह रहे हैं कि असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार, असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिले। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है, उसे भरने के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। दूसरी बार एनडीए सरकार, असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। यहां माता अपने अलग अलग स्वरूपों में वास करती है। काको गोसानी थान, बूढ़ी माई थान, बाबा थान, ऐसे पावन स्थलों का वंदन करते हुए मैंने यहां माताओं बहनों से परिवर्तन का आग्रह किया था। माताओं बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के नेतृत्व में असम में एनडीए की सरकार सुनिश्चित की। आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आदरपूर्वक नमन के साथ कहना सकता हूं कि आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिस उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है।
असम में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी इस बार पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद संजोए बैठी है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मोर्चा संभालने असम जाएंगी। कांग्रेस महासचिव आज जोरहाट, नजीरा और खुमटाई में रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी 21 और 22 मार्च को असम का दौरा करेंगी, जहां उनके 6 रैलियां करने की संभावना है। इससे पहले राहुल ने जोरहाट जिले के मरियानी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बीते मार्च की तरह बढ़ रहा है, जिसको लेकर इंदौर, भोपाल में सख्ती की गई है। लॉकडाउन में सड़क पर बेवजह घूमने वालों को सख्ती से रोका जा रहा है। यदि समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। और स्वदेश न्यूज ने लॉकडाउन को लेकर जानी ग्राउंड रिपोर्ट। निकलेंगे और जानेंगे भोपाल की हकीकत। अभी हम मौजूद हैं न्यू मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं चारों तरफ इक्का दुक्का वाहन दिख रहे हैं, चाहे आगे देखें या पीछे, चारों तरफ सड़कें सुनसान हैं। और अभी हम सबसे पहले पूरे भोपाल का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से शहर में जो आज कर्फ्यू लगाया गया है वो किस तरीके से शहर का कर्फ्यू आज लागू होगा और यहाँ पर जो लोग हैं कितनी सख्ती बरती जा रही है, कितने पुलिस जवान तैनात हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। भोपाल शहर के एक एक चप्पे चप्पे से आपको वाकिफ कराएंगे और दिखाएंगे कि भोपाल में किस तरीके से ये जो कर्फ्यू है वो लागू किया गया है। सबसे पहले हम अभी न्यू मार्केट से निकले हैं और न्यू मार्केट से निकलने के साथ ही हम पहुंचेंगे पुराने भोपाल में। जायजा देंगे आपको पुराने भोपाल में किस तरीके से। हमारे साथ 2 संवाददाता और मौजूद हैं हमारे, अब आगे का हाल वो बताएंगे। एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम तो 10 बजे से 1 बजे तक का होना था। आप बताइए। पीसी के एग्जाम है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में चल रहे हैं, इसलिए। अच्छा, तो क्या सर और भी जगहों पे आपको रोका गया या किसी तरह से दिक्कतें हुई हैं आपको, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी को भी एग्जाम के लिए छूट है, आराम से इजीली जाने दे रहे हैं, आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग सेटिस्फाइड है जिस तरह से जो भी कार्रवाई की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन लोग भी कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि लोग खुद पुलिस के पास रुक रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का एग्जाम है या मेडिकल कोई सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है तो उन्हें खुद सरकार के द्वारा जो है छूट दी गई है, प्रशासन के द्वारा छूट दी गई है। आप आसानी से अपना आई कार्ड या फिर जो परीक्षा पत्र जो आपको मिला होता है वो दिखाकर आप आसानी से जा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई अड़चन आपके पास नहीं आएगी। अब मैं अपने सहयोगी आशुतोष से कहूंगी कि आगे का जो जायजा है वो ले और जानकारी दें। इस एरिया में आपको क्या लगता है कि पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं चेक पॉइंट पे तैनात है? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट बनाने के बाद भी यहाँ पर पुलिस बल उतनी मात्रा में तैनात नहीं है जितनी मात्रा में उसे तैनात होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं, छाए में बैठे हैं। खैर वो एक अलग बात है कि सुबह से वो चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इस क्षेत्र का माहौल है, जिस प्रकार से यहाँ की सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग यहाँ पर अपना विचरण कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं और यहाँ से लोग अनावश्यक रूप से पूरे भोपाल में भ्रमण कर रहे हैं। अब खास करके बात की जाए पुराने भोपाल की नादरा बस स्टैंड की, तो यहाँ पर भी पुलिस ने अभी सख्ती दिखाना। प्रदेश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा आए दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक और जहां प्रशासन सख्ती बरतने की बात कर रहा है, वहीं करेली में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोलता नजर आ रहा है। ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हॉस्पिटल आने की बात कही जा रही है। हालांकि स्वदेश न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ जी सर करेली से बोल रहा हूँ। ये कन्वेंस गार्ड में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कृष्ण कुमार शर्मा जी की,
गुलाब शर्मा जी गुलाब की आई शर्मा जी पॉजिटिव। की, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वो आने के लिए उनके पास साधन नहीं है, तो वो कैसे आएंगे फिर? हाँ। साधन नहीं है तो फिर 108 पे कॉल कर दीजिए। सर वो बस से आने का बोल रहे थे। बस से आने का खैर हाँ। चल जाएगा, अभी इतना कोई वो नहीं है अभी। ठीक है, तो बस से कितना ही पहुंचेंगे वो? फोन सर उनका पास फोन आया था जिनने उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है। हाँ हाँ तो उनने बोला कि आप देख लो, मैनेज कर लो, यदि बस से आना है तो बस से आ सकते हो। हाँ हाँ चले जाओगे, अभी इतना नहीं है कुछ, है ना। थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठेंगे अदर लोगों से, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ सर, तो इसी नंबर से फोन आया था सर, तो रिपोर्ट पॉजिटिव ही है ना? हाँ भैया, तो आप कौन बोल रहे हैं उनके? मैं मोहल्ले में रहता हूँ उन्हीं के। अच्छा अभी उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल में हाँ। बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वो। नहीं, नरसिंहपुर का बोला है उनको। नरसिंहपुर में जो फीवर ओपीडी है, हाँ। जहाँ कोरोना टेस्ट होता है ना, वहीं पहुंचना है उनको। अच्छा, वहीं पहुंचना है ना। जल्दी पहुंचवा दो, फिर डॉक्टर चौकसी सर का राउंड होने वाला होगा, है ना। अच्छा। क्योंकि आदेश तो रात को जारी हुआ, रात को पहुंचने के, रात को हमने इसलिए फोर्स नहीं किया कि भाई रात और रह ले, हाँ हाँ है ना। हाँ ठीक है ना सर। वो सुबह से आ गए हैं बैग पैक करके, वो यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला उनसे पूछें। अरे सुनते समझते नहीं पूरी बात को, है ना। हाँ 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 ठीक है ना सर। ठीक है, जल्दी भिजवा दो उनको वहाँ से, है ना। सर कौन का फोन किया था यहाँ से? नहीं, फोन किसका किया था? कौन का? गणेश भाट से। कहाँ फोन किया था? फोन किसका किया था कि तुम्हें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? नंबर अकेला आया, नाम नहीं बताया। पर्ची देखो, रिपोर्ट वाली पर्ची जिन में नंबर कितना है? नाम नहीं बताया। क्या बोला कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है? कोरोना पॉजिटिव है। कहाँ गणेश पार्ट में रहते हो? जी क्या है, पर्ची है क्या जी में? जी टेस्ट करवाया थे? जांच की पर्ची है। क्यों दादा, कब करवाई थी रिपोर्ट? रात में आई है। फोन कब किया था? हाँ, क्या बोला? नरसिंहपुर जाना है। अच्छा, तो उन्हें आने जाने के लिए कोई साधन नहीं भेजा है? कोरोना महामारी को लेकर हम 8 महीने पहले जहां थे वहीं पहुंच गए। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहला लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे। इधर दूसरी ओर 21 मार्च से एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। लॉकडाउन के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आ जा सकेंगे। दूसरी परीक्षाओं के लिए भी ये छूट दी गई है। कोरोना के चलते पिछले साल 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके ठीक एक साल बाद 21 मार्च को ये दोबारा लॉकडाउन हुआ है। देश में कोरोना रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 43,815 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा बीते 105 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। बीते दिन 22,970 लोगों ने कोरोना को मात दी और 196 लोगों की मौत भी हुई। वहीं देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा एक्टिव केस की भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना में बढ़ते प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बीते 8 दिन में बढ़े। देश में 12 मार्च को 1,99,022 मरीजों का इलाज चल रहा था, जो 20 मार्च को बढ़कर 3,06,093 हो गया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 59% यानी 778 केस इंदौर, भोपाल और जबलपुर के हैं। पिछले 7 दिन में एक्टिव केसों में 64
5% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। यही वजह है कि तीनों शहरों में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो सरकार के मिशन बंगाल को आगे बढ़ाने पहुंचे हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री के आगमन को लेकर सबसे ज्यादा जोश युवाओं में देखने को मिल रहा है। साथ ही कई क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशी भी उनका स्वागत करने पहुंच रहे हैं। छतरपुर के नौगांव में ज्वेलरी शॉप के गैरेज में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की मौत गोली लगने से हुई है। मृतक उत्तर प्रदेश के गांव खमा का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। थाना नौगांव के वार्ड नंबर 10 में अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है, बाल किशन चौबे को गोली लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पे मेरे द्वारा घटनास्थल की सूक्ष्मता से जांच की गई है और एफएसएल व डॉग स्क्वाड जल्दी पहुँचेगा और इसमें हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाए। सर, लगातार जिले में गोलीबारी हो रही है सर, इस पर सर क्या कहें? जिले में ये जो आपराधिक प्रकरण जितने भी दर्ज हो रहे हैं उनका सभी का जल्दी से जल्दी निकाल किया जाए। कटनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कमिश्नर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया मामला वापस लेने की मांग की। दरअसल महिला कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले नगर निगम कार्यालय में उग्र प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। कांग्रेस की नेत्री पूर्व पार्षद श्रीमती कविता सिंह का जो अपमान सार्वजनिक स्थान पर नगर निगम कमिश्नर और 1-2 कर्मचारियों ने किया और उस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग थाने आए थे। कविता सिंह के विरुद्ध भ्रष्ट कर्मचारी और कमिश्नर के शिकायत के आवेदन पर बिना जांच किए मामला दर्ज कर लिया। तो फिर आज कविता सिंह ने अगर आवेदन दिया है तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? क्या आदिवासियों का और महिलाओं का सम्मान ये शिवराज सिंह की पुलिस नहीं करती? एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि यदि आदिवासी की दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने वाला भी पुलिस अधिकारी दंड का भागी होता है। शिकायत पर कविता सिंह गौंड और अन्य लोगों पर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था। इसी बात को लेकर और कांग्रेस के लोग थाना में ज्ञापन देने के लिए वो आए हुए थे, जिन्हें थाने के बाहर ही किया गया और ज्ञापन दे दिया। उत्तर प्रदेश के उरई हाईवे में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पुणे से गोरखपुर जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 T20 मैचों की सीरीज के निर्णायक मैच में 36 रनों से हराकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवर में 224 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 188 रन ही बना सकी। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। उप कप्तान रोहित शर्मा ने 64 रन की आतिशी पारी खेली। अपना तीसरा मैच खेल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 32 रन और हार्दिक पांड्या ने भी नाबाद 39 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच चुने गए और भारतीय कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। अब भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 23 मार्च से पुणे में खेली जाएगी। किंग कोहली के समर्थकों के लिए खुशी की खबर है। विराट कोहली अगले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी ओपनिंग करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 में टीम इंडिया की एक तरफा जीत में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 94 रन की
ओपनिंग पार्टनरशिप की बड़ी भूमिका रही। मैच के बाद भारतीय कप्तान ने खुलासा किया कि वे अगले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी ओपनिंग करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए वे आगे भी रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी की शुरुआत कर सकते हैं। विराट ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर काफी दमदार लग रहा है, ऐसे में वे रोहित के साथ आगे भी ओपनिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब टीम के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिलेंगी तो टीम को फायदा होगा। विराट ने कहा, अगर हम दोनों ओपनिंग करते हैं और सेट हो जाते हैं तो हम में से कोई एक विपक्षी टीम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और हम यही चाहते हैं। अगर हम में से कोई एक क्रीज पर रहेगा तो बाद में आने वाले बल्लेबाजों को भी खुलकर खेलने की आजादी मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप सभी मास्क लगाएं, स्वदेश न्यूज टीम आपसे आग्रह करती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।